Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethonate, so that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। तो हमें बताया गया है कि एक रिएक्शन हुआ है जिसमें सबसे पहले 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया गया 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से। तो फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स हुए रिएक्शन के बाद दैट वेयर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम इथोनेट। तो हमें बताना है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्रीमेंट में है। तो फिर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि सबसे पहले हम रिएक्शन को एक फॉर्म में लिख दें, इक्वेशन फॉर्म में। जैसे कि मैंने लिखा है सोडियम कार्बोनेट प्लस इथोनिक एसिड इनटू, ये साइन होता है कन्वर्जन का, इनटू सोडियम इथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that the mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction। यानी ये कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो ना ही उसमें मास क्रिएट होता है ना ही उसमें मास बनता है। ठीक है, इट मीन्स दैट मास रिमेन्स द सेम, मतलब मास जो है वो शुरू में जो था वही लास्ट में रहेगा। यानी मास ऑफ LHS इक्वल्स टू मास ऑफ RHS। दूसरे शब्दों में कहे तो मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। तो LHS में हम दोनों को ऐड करते हैं, 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम तो आ जाएगा 11.3 ग्राम। फिर RHS, तो इसमें हमें तीनों को ऐड करना है क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स थे, तो वो भी आ जा रहा है 11.3 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा LHS और RHS सेम है, दोनों एक ही नंबर है। अगर दोनों सेम है इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्रीमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 के रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं वाटर बनाने के लिए। तो हमें बताना है कि अगर हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो कितना ऑक्सीजन गैस लगेगा H2O यानी कि वाटर बनाने के लिए। तो हमने एक और लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वो कहता है कि किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। यानी अगर पिछली बार 1:8 था तो अभी जो हम बनाएंगे उसमें भी कंपोजिशन 1:8 ही होगा। पर 1:8 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है। तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो क्या होगा, 3 × 8 यानी कि 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass। यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। सो लेट्स सी द आंसर। Following postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass। Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। यानी एटम्स जो है वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते और साथ ही साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही वो क्रिएट हो सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which postulate of Dalton atomic theory can explain law of definite proportion। यानी कौन सा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड का जब भी कंपोजिशन होता है दैट इज़ ऑलवेज सेम। जैसे कि अभी H2O को देखा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है 1:8। अब हम कहीं से भी वाटर ले जाए, पॉन्ड वाटर हो, रिवर वाटर हो, अगर वो प्योर
मोड है तो उसमें ये कंपोजिशन फिक्स्ड रहेगा, दैट इज़ 1:8. So the following postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions. The relative number and kinds of atom are constant in a given compound. यानी किसी भी given compound में जो atoms का number होता है वो हमेशा सेम रहता है, constant रहता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. सो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था, इसको हम AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं. वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 हम आइसोटोप जानते हैं, इसका जो 1/12 यूनिट है दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट. The relative atomic masses of all elements have been found with respect in atom of कार्बन 12. यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका जो एटॉमिक मास है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन 12 आइसोटोप के रिलेटिविटी में निकाला गया है, क्योंकि उनका एक्चुअल मास हम नहीं निकाल सकते ड्यू टू देयर स्मॉल साइज. नेक्स्ट, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आइज. यानी एटम को हम खुली आँखों से क्यों नहीं देख सकते. तो हमने पढ़ा है कि एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज़, यानी इसका साइज़ बहुत छोटा होता है और इसी वजह से हम इन्हें खुली आँखों से नहीं देख पाते. जनरली रेडियस ऑफ एन एटम इज़ इन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स. यानी इनके रेडियस, एटम्स का रेडियस इतना कम होता है कि उनको निकालने के लिए एक अलग से टर्म बन गई, दैट इज़ नैनोमीटर. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 10 to the power -10 नैनोमीटर. यानी जो हाइड्रोजन एटम है उसकी जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज़ 10 to the power -10 मीटर. राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, यानी यहाँ पे नीचे कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हैं, हमें उनके फॉर्मूला लिखने हैं. ठीक है. तो सबसे पहला क्या है, सोडियम ऑक्साइड. तो सोडियम यानी कि इसमें कौन कौन से, सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस में, मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में जब आते हैं तो आप देखोगे क्योंकि इस कंपाउंड के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो इसमें दो हैं, एक है सोडियम और दूसरा है ऑक्सीजन. तो हम लिखेंगे यहाँ पे Na और O दोनों की वैलेंसीज लिखेंगे और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा Na2O. ठीक है. आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड. यानी हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकालना है. ठीक इसमें भी वैसे ही करेंगे, एक तरफ एल्यूमिनियम एक तरफ क्लोरीन और दोनों के वैलेंसीज लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई. फिर है सोडियम सल्फाइड. तो एक साइड सोडियम यानी कि Na और दूसरे साइड सल्फर, दोनों की वैलेंसीज लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई. फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी हम ऐसे करेंगे, एक तरफ Mg एक तरफ OH. तो मैग्नीशियम का होता है 2, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया MgOH2. ओके. Write down the names of compounds represented by the following formula. यानी पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, कंपाउंड्स दिए थे, हमें उनके फॉर्मूला लिखने थे और इसमें फॉर्मूला दिया है कंपाउंड्स लिखना है. तो सबसे पहला Al2SO4 तो धीरे धीरे करके सबसे पहले Al किसका सिंबल है, एल्यूमिनियम. ठीक है. तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम. फिर है हमारा SO4. तो SO4 किसके लिए आता है, सल्फेट के लिए. यानी ये जो फॉर्मूला है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट का. नेक्स्ट देखते हैं CaCl2. तो Ca का मतलब कैल्शियम और Cl का मतलब क्लोरीड. तो ये जो है ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोरीड का. फिर नेक्स्ट है K2SO4. तो K का मतलब पोटेशियम और SO4 का मतलब सल्फेट. तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट. फिर KNO3. तो K का मतलब होता है पोटेशियम और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट. अगला देख लेते हैं CaCO3. तो Ca का कैल्शियम और CO3 का कार्बोनेट. तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट. आगे देखते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय टर्म केमिकल फॉर्मूला. यानी केमिकल फॉर्मूला का क्या मतलब होता है.
केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या क्या उसका कंपोजिशन है, उसको दिखाने का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। इससे पता चल जाता है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में किसी भी चीज़ के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, ये चीज़ पता चल जाती है। ये भी पता चल जाता है कि उसके एक मोल का मास कितना होगा, और उसका मोलर मास जो होता है वो भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 2 जो है वो नीचे है। ठीक है, तो H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें बताना है। तो देख के पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और सल्फर का 1 एटम है। तो हमें बताना है कि टोटल कितने एटम्स है। तो 2 और 1 क्या होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि इसमें 3 एटम्स हैं। फिर है PO4 3 आयन, यानी PO, यानी इसको इस तरह से लिखा जाएगा PO4। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, P फॉर फोस्फोरस, तो फोस्फोरस का 1 एटम है, और जो ऑक्सीजन है उसके 4 एटम है। तो 1 + 4 क्या होता है, 5, यानी कि टोटल इसमें कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए हुए हैं हमें फॉर्मूलाज, हमें उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहला है H2, यानी कि हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यानी 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ 1 × 2 विच इज़ 2 यूनिट। नेक्स्ट हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो इसमें भी 2 एटम्स है, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ 2 × 16 यानी कि 32 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसमें भी 2 एटम्स है, यानी 2 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज़ 34.5 × 2 विच इज़ 71 यूनिट। फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसे हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन × 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन × 2, यानी 12 + 16 × 2, दैट इज़ 12 + 32 यानी कि 44 यूनिट। फिर हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 यानी कि मीथेन। तो CH4 में कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, यानी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन × 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन × 4, यानी 12 + 1 × 4, यानी 12 + 4 दैट इज़ 16 यूनिट। फिर हमें इथेन का निकालना है। तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, यानी कार्बन के 2 एटम्स, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन के 6 एटम्स, तो 6 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी 12 × 2 + 1 × 6 दैट इज़ 24 + 6 विच इज़ 30 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज C2H4। तो यहाँ पे कार्बन के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन के 4 हैं तो हाइड्रोजन से को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 2 + 1 × 4 दैट इज़ 24 + 4 विच इज़ 28 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया। तो इसमें नाइट्रोजन का कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन के 3 हैं, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बी 17 यूनिट। आगे देखते हैं, अगले में हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, जिसे हम मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो इसमें कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का जो है 1 एटम है, और हाइड्रोजन का भी 1 एटम है। ठीक है, तो लिखते हैं 12 + 3 + 16 + 1 दैट इज़ 32 यूनिट। फिर हमें कुछ 3 दिए हैं, हमें इन तीनों का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो यहाँ पे हमें उनका दिया हुआ है कि उनकी एटॉमिक मासेस कितनी होती है। सबसे पहले है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। तो इसमें जिंक के कितने हैं, 1 एटम और ऑक्सीजन के 1, तो सिंपली प्लस कर देंगे और आ जाएगा 18 यूनिट। फिर हमें सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O का निकालना है। तो इसमें सोडियम के 2 हैं तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के 1 है तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा 62 यूनिट। फिर हमें K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट का निकालना है।
तो K के 2 है यानी 39 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज़ 138 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वे 12 grams, what is the mass of 1 atom of carbon? यानी हमें बताया गया है कि अगर 1 मोल कार्बन एटम्स का वेट 12 ग्राम है तो एक एटम का वेट कितना है। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब मोलर मास दिया है यानी 1 मोल का मास कितना है, 12 ग्राम, और अगर हमें एक एटम का निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। यानी किस में ज़्यादा एटम्स हैं, 100 ग्राम सोडियम में या फिर 100 ग्राम आयरन में। उनके एटॉमिक मास दिए हैं, सोडियम का 23 यूनिट और आयरन यानी Fe का 56 यूनिट। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मोल निकालेंगे। तो मोलर मास ऑफ सोडियम यानी सोडियम की 1 मोल का कितना मास होगा, 23 ग्राम, और हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 23 ग्राम में भी इतने एटम्स हो गए और 1 ग्राम सोडियम कंटेन्स इतने एटम्स। 100 ग्राम सोडियम कितने कंटेन करेगा, डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा 2.61 इंटू 10⁻24 एटम्स। इसी तरह से हम निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे कि किस में ज़्यादा एटम्स निकालने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी अगर हमने देख लिया कि मोल जिसका ज़्यादा होगा वही उसी के भी एटम्स ज़्यादा होंगे। जिसका 2 मोल होगा सिंपल सी बात है उसके ज़्यादा एटम्स होंगे एज़ कम्पेयर टू दैट जिसका मोल नंबर 1.5 होगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइजेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition. यानी हमें बताया गया है कि एक 0.24 ग्राम कंपाउंड लिया गया था जिसमें 2 एटम्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, एक था बोरोन का और एक था ऑक्सीजन का। तो बोरोन जो था वो 0.096 ग्राम था और जो ऑक्सीजन था वो 0.144 ग्राम था। तो जो चीज़ें गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं, फिर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे। तो कंपाउंड का मास दिया है 0.24 ग्राम, बोरोन का मास भी दिया है 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन का भी मास दिया है 0.144 ग्राम। तो सबसे पहले बोरोन का परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, मास ऑफ बोरोन डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 0.096 ग्राम अपॉन 0.240 ग्राम इंटू 100। पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 0 कैंसिल, और जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 40%। फिर हमें निकालना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का भी आप ऐसे ही निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो 0.144 इंटू 0.240, पॉइंट कैंसिल, 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 60%। तो इसको आप 60% कैलकुलेट करने से अच्छा सिंपल सी बात है, अगर कंपाउंड हमारा 100% है और उसमें से 2 ही कॉम्पोनेंट्स है बोरोन और ऑक्सीजन, अगर बोरोन 40% है तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन जो है वो 60% होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, when 3 gram of carbon is burnt, 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? यानी बताया जा रहा है कि अगर 3 ग्राम कार्बन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें बताना है कि अगर 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और किस केमिकल कॉम्बिनेशन से, किस लॉ से आपने अपने आंसर को गवर्न किया। सो
वी फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। यानी हम जानते हैं कि ये कंपाउंड है और कंपाउंड में कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो सबसे हम पहले प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। CO2 यानी C/2O, दो एलिमेंट्स है कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों का अगर रेशियो करें तो आ जाएगा 12:32 या फिर 3:8। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो फिर 3 ग्राम कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे बट अपॉन में 12 रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 8 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें अभी बता दिया गया कि 3 ग्राम कार्बन जो है अगर वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, तो अब हमें बताना है कि अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कितना आएगा। तो इस आंसर को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Next question. What are polyatomic ions? Give examples. The group of atoms which carry a fixed charge, positive or negative, on them and behave as ions are called polyatomic ions. यानी ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास एक फिक्स चार्ज हो, अब चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और जो आयंस की तरफ बिहेव करते हो, अब चाहे वो कैटायन की तरह करें या फिर एनायन की तरह, उन्हें हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, फॉस्फेट आयन। फिर अब हमें कुछ दिए हैं कंपाउंड्स के नेम, हमें उनकी केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं। सबसे पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह से निकालना है। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका हो जाएगा MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कॉपर नाइट्रेट का CuNO32, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसका AlCl3, फिर CoCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी इन सारे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम में होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO। यानी इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कैल्शियम, दूसरा है ऑक्सीजन। फिर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ब्रोमीन। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, सबसे पहला है सोडियम, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसमें पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। यानी इन सब के हमें मोलर मासेस निकालने हैं, यानी इनके एक मोल का मास कितना होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले है एथीन C2H2। तो इसमें दो एटम्स है कार्बन के, दो एटम्स है हाइड्रोजन के, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आ जाएगा 26 यूनिट। फिर है S8 यानी कि सल्फर। तो S8 में S के 8 एटम्स हैं, तो फिर 8 इंटू अटोमिक मास ऑफ S यानी 8 इंटू 32 विच इज़ 256 एटम। फिर हमें P4 का मोलर मास निकालना है। तो इसमें P यानी कि फोस्फोरस के 4 एटम्स है, तो अटोमिक मास ऑफ फोस्फोरस इंटू 4 दैट इज़ 4 इंटू 31 124 यूनिट। फिर हमें HCl का मोलर मास निकालना है जिसमें हम करने वाले हैं अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस अटोमिक मास ऑफ क्लोरीन यानी 36.5 यूनिट। फिर हमें HNO3 का निकालना है। तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम है और नाइट्रोजन जो है उनके भी एक एटम है, पर जो ऑक्सीजन है उसके 3 एटम्स है, तो आंसर आ जाएगा 63 यूनिट।